अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ईएम वेव्स एंड मैक्सवेल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। ईएम वेव को भी हम सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, और मैक्सवेल इक्वेशन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हमने ये देखना है कि मैक्सवेल इक्वेशन जो हैं वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हैं ईएम वेव की नेचर को समझने के लिए, उनकी स्पीड को समझने के लिए, और किस तरह से हमारे लिए ये जो है लाइट है उसकी नेचर को भी समझने के लिए मैक्सवेल इक्वेशन हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है एक डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं। हमने कंसिडर करना है कि एक जो ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो प्रोपागेट करती हुई आ रही है। ठीक है, और हमने एक पॉइंट पी ले लिया जहाँ पे हमने जो है उसको डिस्कस करना है। ठीक है, ये पॉइंट पी, ये तो मैंने जो है सिर्फ पॉइंट पी के लिहाज से डायग्राम बनाई है। अगर ईएम वेव को समझना चाहें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये ब्लू वाली वेव है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ब्लैक वाली है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे जिस तरह से इसको लेबल किया है एक्स वाई जी, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जी एक्सिस के अलॉन्ग होगी। तो जो वेव है वो ऑब्वियसली जो थर्ड डायरेक्शन है एक्स, उसके अलॉन्ग जो है वो प्रोपागेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स है वो वेव की प्रोपागेशन की डायरेक्शन है। अब हमने जो पॉइंट पी लिया है वो कुछ इस तरह से लिया है। इस डायग्राम में देखें कि यहाँ पे देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सडनली इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, हमने ये पॉइंट पी वो लिया है जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर पॉइंट पी से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे थी, तो पॉइंट पी के बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, और चेंज उसमें क्या आया, पॉजिटिव चेंज आया कि वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इंक्रीज़ करते हुए जो उसमें चेंज आया वो ई प्लस डी ई है। ठीक है, हमने इस पॉइंट पी के जो अराउंड है वो एक लूप कंसिडर कर लिया, जिसकी जो विड्थ है वो डी एक्स है, और जिसकी जो लॉन्ग साइड की हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास एच है या हाइट। ठीक है, अब इस पॉइंट पी के ऊपर जो बी की डायरेक्शन है वो अलोंग जी एक्सिस होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास जो ई एंड डी एक्स है ये इंड्यूस फील्ड है। ठीक है, अलोंग द लॉन्ग साइड। अब ये क्या करेंगे कि ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। आपको पता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके मैग्नेटिक कंपोनेंट होंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ई एंड ई प्लस डी ई लिया ये हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं। अब हमने इस लूप के ऊपर काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो फैराडेज लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज फैराडेज लॉ अप्लाई करेंगे तो पहले ये वाली साइड की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इस वाले की, देन इस वाले की, देन इस वाले की। ठीक है, इसमें चेंज आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो हम यहाँ पे इंटेग्रल ले रहे हैं ई डॉट डी आर, इसमें जो जस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे वो लॉन्ग साइड वाली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। किस तरह से, क्योंकि जो चेंज है वो लॉन्ग साइड के अकॉर्डिंग जो है वो आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास अप एंड डाउन मतलब बॉटम और टॉप वाली जो साइड्स हैं ना, डी एक्स जो विड्थ हमने ली है, ये इंटेग्रल में जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम इन दोनों का अगर एंगल देखें ई और डी आर का, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर में जब डॉट जो है आपको पता है कोस होता है, तो जो कोस 90 है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने टॉप और बॉटम साइड को लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फैराडेज लॉ लिया, ई डॉट डी आर इक्वल टू माइनस डी फाई एम ओवर डी टी। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ई की वैल्यू इंसर्ट की, ई प्लस डी ई एच माइनस ई एच। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली साइड एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई करना किस तरह से, ये वाला ई एच के साथ, ठीक है, और ये वाला डी ई बी एच के साथ, और ये वाला ई एच। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमने दूसरी साइड पे एक और चेंज करना, वो क्या है कि जो फाई एम है हमारे पास, ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, वो बी डॉट डी ए के इक्वल है। ठीक है, ये तो जो है हम काफ़ी दफ़ा इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसमें जो हमारे पास जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ई एच नेगेटिव और पॉजिटिव जो कैंसिल हो गए, यहाँ पे हमारे पास एच इंटू डी ई जो है वो बच गया। अब इस साइड पे आप देखें कि जो हमारे पास फाई एम था उसकी जगह हमने जो है बी डी ए लिख दिया। ठीक है, अब डी ए क्या है, हमारे पास एरिया। ठीक है, तो अगर हम दोबारा से उसी रेक्टेंगल को देखें, यहाँ पे आप देखें एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास किसके इक्वल है, एच के, और विड्थ क्या है, डी एक्स। तो हम इसको देखते हुए जो डी ए है, अगर हम यहाँ से निकाल लें डी ए, तो हम उसको लिख सकते हैं एच इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही काम किया, बी साथ वैसे आ गया और डी ए की जगह हमने एच इंटू डी एक्स लिख दिया।
अब एच जो है वो दोनों साइड से कैंसिल हो गया और जो डी एक्स है वो हमने इसको भी बाहर लिख लिया और यहाँ पे डी बी ओवर डी टी है, ठीक है। अच्छा, एक और बात इसके साथ साथ जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो आप लोगों को पता है किस वजह से, हम इसको जो है फेरेडेज लॉ में बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से जो डी एक्स था उसको हम इस साइड पर ले आए, ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई। लेकिन इसमें एक और चीज़ आप देखें कि दो वेरिएबल हैं, एक एक्स है और एक टी है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो चेंज आ रहा है उसमें, ठीक है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक्स की बात करें मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से तो वो उसके लिए कांस्टेंट होगा। इसी तरह अगर हम टाइम की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से तो वो उसके लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें दो वेरिएबल हैं, तो हम इस इक्वेशन को डी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमें इसको पार्शियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, पार्शियल ई ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन वही बात जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। लेकिन एक तो वो जो हमने फेरेडेज लॉ में डिस्कस किया था, यहाँ पे इसके नेगेटिव साइन की एक और वजह भी है, ठीक है। वो क्या वजह है, हम दोबारा से इस डायग्राम की तरफ आते हैं। देखें, ये जो हमने पॉइंट पी लिया है, यहाँ पे जब हम इससे आगे जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के लिहाज से डिक्रीज़ हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को नेगेटिव लिया है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज को पॉजिटिव लिया है, ठीक है। अब हम जो है पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ई है ये इक्वल होता है ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के, इसी तरह जो बी है वो इक्वल होता है बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के, ठीक है। तो इसको जो है हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं और ये जो हमने पहले इक्वेशन बनाई है इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 और 2 जो है हमने ए में पुट कर देनी है, ई की जगह ये वाली वैल्यू और बी की जगह ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये जब हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखें ये इसका हमने डेरिवेटिव लेना है एक्स के अकॉर्डिंग। ई एम तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव कोस हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो एंगल के अंदर टर्म है के एक्स माइनस मेगा टी, इसमें जो मेगा टी है वो कांस्टेंट है, तो इसका क्योंकि हम डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से ले रहे हैं, ठीक है, तो मेगा टी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ से के एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो के साथ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने दूसरी साइड का डेरिवेटिव लेना है तो बी एम जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस, ठीक है। और जब हमने एंगल वाली टर्म का लिया तो अब देखें हम टी के लिहाज से करें तो के एक्स वाली जो टर्म है वो कांस्टेंट होगी, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इस साइड पे माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो माइनस ओमेगा आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस तो हो जाएगा, ओमेगा को मैंने स्टार्ट में लिख लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे इस इक्वेशन में दोनों साइड पे सेम टर्म है, कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी और कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये दोनों टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो के ई एम इज इक्वल टू ओमेगा बी एम, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करना है, वो किस तरह से कि ई एम और बी एम जो है वो एक साइड पे और ओमेगा ओवर के जो है दूसरी साइड पे। हमने पिछले लेक्चर में एक और इक्वेशन देखी थी कि हमारे पास जो ई एम ओवर बी एम है वो सी के इक्वल होता है, ठीक है। अगर ये सी के इक्वल है, ठीक है, ई एम ओवर बी एम, इसका मतलब है मेगा ओवर के भी सी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेगा ओवर के की जगह हमने सी लिख दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। तो ये हमने जो सी है यहाँ पे निकाला ई एम ओवर बी एम के इक्वल है, ये हमने उस पॉइंट पे लिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज पॉजिटिव आ रहा था जबकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नेगेटिव आ रहा था। अब हमने वो पॉइंट लेना है कि अब हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। पहले हमने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, ठीक है। अब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अब हमने वो पॉइंट लेना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ मैंने दोबारा से डायग्राम नहीं बनाई, आप इसी को देख लेते हैं। पहले हमने पॉइंट पी लिया था, अब कंसिडर कर लेते हैं अब जो हमने पॉइंट लिया है पी वो ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब हम इसके नेक्स्ट डायग्राम बनाएं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिक्रीज़ हो रही होगी जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है डायग्राम बन जाएगी। तो अब हमने पॉइंट पी जो है वो ये वाला कंसिडर किया, क्लियर। अब देखें यहाँ पे हमने पॉइंट पी लिया। अब देखें जो हमने रेक्टेंगुलर लूप अब कंसिडर किया वो भी अब थोड़ी सी टेढ़ी होगी, क्यों, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जी एक्सिस के अलोंग है, इसलिए जो हमारे पास लूप है या रेक्टेंगुलर जो लूप है वो भी अलोंग जी एक्सिस आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इसकी जो स्मॉल साइड्स हैं उनकी लेंथ डी एक्स है और जो हमारे पास इसकी लॉन्ग साइड है उसको हमने एच कह दिया, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग जी एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है और जो वेव है वो प्रोपागेट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो पॉइंट पी से इससे पहले जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो रही है वो कम है, लेकिन पॉइंट पी के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रही है। जैसे कि दोबारा से मैं आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ,
देखें इस पॉइंट पी से पहले जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कम है, लेकिन पॉइंट पी के बाद जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रही है, जैसे हमने इस पॉइंट में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट पी से पहले है वो बी है, और जो इसमें चेंज आया है मैग्नेटिक फील्ड में वो बी प्लस डी बी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम वही है। देखिए हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा, जैसे हमने पिछले केस में देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा था तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर रहा था। ठीक है, तो हमारे पास जो चेंज आ रहा है वो बी प्लस डी बी है, लेकिन यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो बी प्लस डी बी है वो ग्रेटर देन बी है, जैसे कि पिछले केस में जो था वो हमारे पास ई प्लस डी ई जो था वो ग्रेटर देन था ई से। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो है वो बी प्लस डी बी जो है वो ग्रेटर देन बी है। अब हमने जो है इसके ऊपर मैक्सवेल लॉ ऑफ इंडक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि सेम उसी तरह जो स्मॉल साइड्स हैं वो जो है एंगल में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन जो लॉन्ग साइड है वो करेंगे। रीज़न क्या है, रीज़न सेम वही है कि उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 का परपेंडिकुलर है, तो एंगल 90 का होने की वजह से जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है वो फिर ज़ीरो हो जाएगा, तो हम जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो सिर्फ लॉन्ग साइड करेंगे। ठीक है, तो हमने जो है वो इक्वेशन देखें, जो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, ये इक्वेशन हम जो है डिस्कस कर चुके हैं, हम ड्राइव भी कर चुके हैं। यहाँ पे बी की जगह बी प्लस डी बी इंटू एच प्लस बी एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस वजह से आएगा। ठीक है, अब ये जो बी है इसको ये जो एच है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और नेगेटिव साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे बी एच और माइनस बी एच है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है माइनस एच इंटू डी बी जो है वो बच जाएगा, और साइड पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी। अब जैसे हमने पिछले केस में जो था वो फाई एम की जगह जो था मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह जो है वो बी डॉट डी ए लिखा था, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह जो है वो सब्सटीट्यूशन करेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ई डॉट डी ए के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ए जो है वो सिमिलरली उसी तरह डी एच इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ई एच डी एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ई एच इंटू डी एक्स, एच जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और ई भी स्टार्ट में आ जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब डी एक्स जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, ई जो है वो इंटेग्रल के अंदर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एच जो है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और माइनस डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई ओवर डी टी हमारे पास बच जाएगा। अब सेम वही केस है कि अब जो है हमारे पास फिर से दो वेरिएबल हैं, लेकिन उससे उल्ट है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो एक्स के लिहाज से चेंज हो रही थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है, और इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है अब एक्स के लिहाज से चेंज हो रही है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो हम इसको क्या करेंगे फिर से पार्शियल फॉर्म में लिखेंगे। तो जब हम इसको पार्शियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास किस तरह से आ जाएगी ये इक्वेशन, ये आ जाएगी माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। ठीक है, अब जो हमने स्टार्ट में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाई थी, कौन सी थी, ई इज इक्वल टू ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड बी इज इक्वल टू बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये दोनों इक्वेशन जो हम वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे, बी की जगह उसकी वैल्यू और ई की जगह उसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो बाद में हम जो है इसका अब डेरिवेटिव लेंगे। किस तरह से देखें, अब ये जो बी वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव हम एक्स के लिहाज से लेंगे, तो ये बी एम तो कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कोस, अब एंगल के अंदर वाली जो टर्म है उसमें देखें एक्स के लिहाज से लेंगे तो के आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस के बी एम कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। दूसरी साइड पे देखें ई एम जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस, और यहाँ से अब देखें जो ई वाली टर्म है उसको टी के लिहाज से डेरिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो माइनस ओमेगा आ जाएगा, माइनस ओमेगा जो मैंने स्टार्ट में लिख लिया। दोनों साइड से सेम उसी तरह कोस वाली टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए ई एम ओवर बी एम, तो हमने इस बी एम को ई एम के नीचे ले जाना और ई एम वाली सारी जो टर्म है वो दूसरी साइड पे ले आनी है। ठीक है, और यहाँ से नेगेटिव साइन जो है वो भी कैंसिल हो जाएंगे। मैंने अगले स्टेप में कैंसिल किया, आप चाहें तो यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ई एम ओवर बी एम क्या किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के डिवाइडेड बाई माइनस ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेगेटिव साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपको पता है जो के है इसको हम ओमेगा के नीचे मतलब ओमेगा के डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसको अगर हम उल्टा के लिखेंगे तो वापस से यही चीज़ बनेगी। ठीक है, तो ओमेगा के जो डिनोमिनेटर में के को मैंने लिख दिया। अब हमने
अभी अभी प्रूव किया था कि जो मेगा ओवर के है वो सी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेगा ओवर के की जगह हम सी पुट कर देंगे और ई एम ओवर बी एम भी हमारे पास सी के इक्वल है, ठीक है। तो ई एम ओवर बी एम की जगह भी हम सी पुट कर देंगे। ये वाला सी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और सी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन सी की बनेगी वो बनेगी 1/स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब सी हमारे पास है क्या? सी बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्री स्पेस के अंदर स्पीड है, ठीक है, फ्री स्पेस के अंदर। और इससे अब हमें पता है कि जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो इससे हमारे पास ये प्रेडिक्शन आई कि हमारे पास जो लाइट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में, ठीक है, कि लाइट की जो नेचर है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। ठीक है, इस वजह से जो है मैक्सवेल जो इक्वेशन है वो हमारे लिए इस तरह से हेल्पफुल रहती हैं कि वो हमें एक तो ईएम वेव की स्पीड के बारे में बताती हैं, दूसरा ये कि हमें इससे ये प्रेडिक्शन मिलती है कि जो लाइट है वो भी ईएम वेव है बेसिकली। तो हमने ईएम वेव एंड मैक्सवेल इक्वेशन को तो देख लिया। अब हम बात करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर की, ठीक है। The energy flow in an EM wave is commonly measured in term of rate of energy flow per unit area और EM power per unit area। उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो एनर्जी फ़्लो है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही हैं तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही हैं, ठीक है। तो वो जो एनर्जी का फ़्लो है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं, उसको हम एनर्जी फ़्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया के लिहाज से भी कर सकते हैं, पर यूनिट एरिया के लिहाज से भी कर सकते हैं उस रेट को, और दूसरा ये कि हम पावर पर यूनिट एरिया के लिहाज से भी इसको कर सकते हैं। तो ये जो रेट पर यूनिट एरिया है एट विच एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड वाया ईएम वेव इज़ गिवन बाय पॉइंटिंग वेक्टर। तो जब हम इस एनर्जी के फ्लो को पर यूनिट एरिया के लिहाज से मेजर करें तो उसको हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, जिसको हम कैपिटल एस से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल होता है E क्रॉस B डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एस जो है पॉइंटिंग वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो एस की जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल से जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। किस तरह से हम इसको राइट हैंड रूल की मदद से इसकी जो डायरेक्शन है वो मालूम कर सकते हैं। तो राइट हैंड रूल की मदद से आपको पता है जो एक्स की डायरेक्शन आएगी वो हमारे पास अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव आएगी, मतलब कि ईएम वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है पॉइंटिंग वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो भी उसी डायरेक्शन में होगी। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। तो हमारे पास जो एस है पॉइंटिंग वेक्टर, इसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर इसको हम जॉल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप इसको इस फॉर्मूला को देखते हुए ईजीली प्रूव कर सकते हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने जो है पॉइंटिंग वेक्टर के ऐसे यूनिट को प्रूव करना है कि वाट पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। ये तो हमने डेफिनेशन देख ली। अब हमने ये चीज़ जो है इसको प्रूव करना है कि क्या वाकई पॉइंटिंग वेक्टर E क्रॉस B ओवर म्यू नॉट के इक्वल है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या करते हैं कि वेक्टर फॉर्म में आपको पता है हमारे लिए जो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो भी स्पेशली क्रॉस प्रोडक्ट हमें मैट्रिक्स फॉर्म में जाना पड़ता है। तो हम उस चीज़ से जान छुड़ाने के लिए इसको ऐसा कहते हैं कि पहले मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा। अब हमें पता है जो E क्रॉस B मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर में हमारे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू 90 आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो साइन 90 है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड फॉर्म में एस मतलब पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू आई है वो एस इज इक्वल टू EB ओवर म्यू नॉट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक छोटी सी सब्स्टिट्यूशन करनी है, वो क्या है, हमें पता है कि E ओवर B जो है वो इक्वल है C के। यहाँ से अगर हम B की वैल्यू निकालें तो वो E ओवर C के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इस B की जगह हमने E ओवर C पुट करना है, तो यहाँ पे इस B की जगह जब हम E ओवर C करेंगे तो ये E स्क्वायर डिवाइडेड बाई C आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पॉइंटिंग वेक्टर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म आ जाएगा, S इज इक्वल टू E स्क्वायर ओवर C म्यू नॉट। हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इसको प्रूव करना है कि सच में जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो इसी के इक्वल आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक उसी तरह से जो है वो ईएम वेव कंसिडर कर ली कि वो प्रोपागेट कर रही है लॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। इस पे जो ये वाली वाई एक्सिस के लॉन्ग है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये वाली और ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो हमारे पास जी एक्सिस के लॉन्ग है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने मार्कर से बनाया हुआ I मीन जो थोड़ा सा बोल्ड है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरी वाली हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो ईएम वेव है वो प्रोपागेट कर रही है लॉन्ग एक्स एक्सिस विद द स्पीड c, ठीक है। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो कंसिडर कर लिया कि ये जो वेव है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर से जो है वो प्रोपागेट कर रही है, ठीक है। तो और यहाँ पे हमने पॉइंट P कंसिडर कर लिया।
अब देखें, वो जो हमने बॉक्स कंसिडर किया उसकी लेंथ जो उसकी हाइट है वो h होगी और उसकी जो विड्थ है वो dx हो जाएगी, ठीक है। अब हमने EM एनर्जी इन द बॉक्स एट एनी इंस्टेंट, अब हम देखते हैं कि जब ये वेव प्रोपागेट करिए तो किसी भी इंस्टेंट पे या इस पॉइंट P पे जो हमने उसकी टोटल एनर्जी देखनी है वो किसके इक्वल होगी। तो आप लोगों को पता है कि जो EM वेव की एनर्जी अगर हम किसी टाइम इंस्टेंट पे बात करें तो D के साथ आएगी। जो उसकी एनर्जी होगी वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी के सम के इक्वल होगी, ठीक है। तो DUE जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और DUM जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। ये तो हमारे पास एनर्जी आ गई। हमने इसको लेके जाना है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की टर्म में। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम स्मॉल UE से लिखते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल आएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से DUE ये वाले की, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसकी वैल्यू निकालें तो DV उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह जो है हम स्मॉल UE मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो है हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के केस में सेम होगा। और हमने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन कर दी, UE DV इज इक्वल टू UM DV। अब DV यहाँ पे वॉल्यूम है, तो हम अगर हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के वॉल्यूम की बात करें तो वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास इक्वल होगा A इंटू DX के, ठीक है। एरिया आपको पता है, एरिया इंटू विड्थ होता है हमारे पास वॉल्यूम, तो यहाँ पे एरिया जो है वो DA होगा और जो हमारे पास वॉल्यूम है वो DX विड्थ जो है वो DX आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये सब्स्टिट्यूशन कर दी, ठीक है। यहाँ से हमने DV जो है वो कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो है हमने क्या किया कि यहाँ से DV की जगह जो है वो एरिया इंटू DX जो है पुट कर दिया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दे दिया। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पहले तो हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी की जस्ट बात की, तब इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से। ये फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि UE इज इक्वल टू 1/2 म्यू एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसी तरह जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आता है इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो UM इज इक्वल टू B²/2 म्यू नॉट, ठीक है। तो जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दिया है, यहाँ पे UE की जगह हम ये वाली टर्म पुट कर देंगे और UM की जगह हम ये वाली जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इसकी जगह हमने ये देखें इस तरह से सब्स्टिट्यूशन कर ली कि इस UE की जगह हमने 1/एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और इस UM की जगह जो हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई। अब देखेंगे इसमें हमने दोबारा से सब्स्टिट्यूशन करनी है किस तरह से। इस E स्क्वायर को हमने ख़त्म करके E बनाना और यहाँ से हमने B स्क्वायर को ख़त्म करके सिंपल एक B लेके आना है, ठीक है। तो हम दोबारा से E/B जो है वो C के इक्वल होता है, हमें पता है। यहाँ से अगर जो है हम B की वैल्यू निकालें तो E/C और E की वैल्यू निकालें तो CB, ठीक है। इस B की जगह इस B को भी हम B इंटू B लिख सकते हैं, इस E को भी E स्क्वायर को भी E इंटू E लिख सकते हैं। तो इस E की जगह हमने CB पुट कर दिया और इस B की जगह जो हमने E/C पुट कर दिया, ठीक है। इसको हमने जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब यहाँ पे जो हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम है 2C म्यू नॉट। आपको पता है कि यहाँ पे जो है 2 है लेकिन C और म्यू नॉट नहीं है, तो यहाँ पे नोमिनेटर वाली फर्स्ट टर्म के साथ जो है वो C इंटू म्यू नॉट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे C जो है वो C के साथ मल्टीप्लाई होकर C स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखें नोमिनेटर में जो है वो BE दोनों टर्म में, तो हमने B को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस तरह से इक्वेशन बन गई। अब हमने इसमें जो है वो एक दोबारा से सब्स्टिट्यूशन करनी है। हमने अभी प्रूव किया था कि जो C है वो 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम जो है स्क्वायर लेके इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम यही चीज़ है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर 1 C स्क्वायर जो है वो यहाँ पे सेम है, तो हम इसकी जगह जो है वो 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये और ये वाला 1 जो है वो एडअप होके 2 हो गया और डिनोमिनेटर वाली 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो है वो फिर EBA dx/C म्यू नॉट जो है वो बच गया। ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास जो है वो एनर्जी है उस EM वेव की किसी भी टाइम इंस्टेंट पे। अब अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इन टर्म ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो हमारे पास जो है वो एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आ जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो DU की अभी इक्वेशन निकाली है वो यहाँ पे पुट कर देंगे उसकी वैल्यू। तो DU की जगह EBA dx/C म्यू नॉट आ जाएगा और ये वाला डिनोमिनेटर में A dt एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो है AT इस
सॉरी ए जो है वो इस ए वाले के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो dx/dt बचा, dx/dt। अब x जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज के लिहाज से और जो t है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से है, तो उन दोनों की जो रेशियो हमारे पास c आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम dx/dt की जगह c लिख देंगे। ये वाला c इस वाले c के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये c जो है c के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो s है वो s = EB/μ0 बच जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो EB/μ0 के इक्वल है, ठीक है। हमने जो हम बेसिकली यही प्रूव कर रहे थे जो कि हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म में एक्स की जो है वो वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की तो हमने इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया था S = EB/μ0, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, ठीक है। तो अब देखें जो हमने फिर इसी को लेते हुए जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये प्रूव हो गया, तो जो हो गया कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो EB/μ0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये था पॉइंटिंग वेक्टर। अब हमने बात करनी है इंटेंसिटी ऑफ EM वेव। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, हमने EM वेव को सॉल्व किया थ्रू मैक्सवेल इक्वेशन और हमने स्पीड ऑफ लाइट निकाली और उसके बाद हमने जो है उसके लिहाज से सॉल्व किया। उसके बाद हमने जो है पॉइंटिंग वेक्टर के को सॉल्व किया, ठीक है। अब हमने बात करनी है इंटेंसिटी की EM वेव की, ठीक है। तो द टाइम एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर टेकन ओवर 1 और मोर साइकिल ऑफ वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। के मतलब हमारे पास जो S है उसी की जो एवरेज वैल्यू वो हमारे पास इंटेंसिटी है। तो S इंटेंसिटी किसके इक्वल है? पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू के। तो यहाँ पे हम पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं EB/μ0। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो B है उसको हम क्या लिख सकते हैं? E/C। EB/C के इक्वल है तो B की जगह हम E/C लिख सकते हैं। इस B की जगह हम E/C जब पुट करेंगे तो E² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे E² μ0 आ गया। अब आपको पता है कि जो C μ0 है ये तो कांस्टेंट, तो ये एवरेज से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हम E² का एवरेज लेंगे और E जो है वो हमारे पास इक्वल होता है जब जो हमने जो स्टार्ट में इक्वेशंस डिस्कस की थी कि E जो है वो EM sin kx माइनस ओमेगा टी के इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे कर दी। EM² जो है वो आपको पता है कांस्टेंट है, तो वो एवरेज से बाहर आ जाएगा। अब हमने जब एक और पीछे टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास साइन या कोस जो है वो अकेले हों तो जो उनका एवरेज होता है वो 0 हो जाता है, लेकिन जब साइन या कोस जो है वो स्क्वायर टर्म में अगर हम उसका एवरेज लें तो हमारे पास 1/2 के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ से EM² और sin² की जगह जो है 1/2 आ जाएगा एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इंटेंसिटी आ गई। अब हम जो है दोबारा से एक EM की जगह जो हम B वाली टर्म ले आते हैं तो EM जो है वो CBM के इक्वल है। यहाँ पे हम CBM लिखेंगे तो CC जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और इंटेंसिटी जो है हमारे पास EM/2 μ0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये हमने इंटेंसिटी ली है एवरेज वैल्यू के लिहाज से पॉइंटिंग वेक्टर की। अब हमने जो सेकंड इंटेंसिटी की बात करनी है वो हमने रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू के लिहाज से जो है हमने बात करनी है। अब जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वो EM/√2 के इक्वल है, ठीक है। हम रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू के बारे में पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो अभी जस्ट हम डायरेक्ट फार्मूला लेकर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर हम EM की वैल्यू निकालें तो ये जो √2 है वो RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? यहाँ से देखें EM की जगह हमने लिख देना है ERMS × √2 और इसी तरह BM जो है वो सेम BRMS × √2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 और इस डिनोमिनेटर वाले 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से ERMS BRMS और μ0 जो है वो आ जाएगा। बेसिकली ये हमारे पास जो है वो इंटेंसिटी आ गई इन टर्म ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। लेकिन अगर आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इसमें जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या तो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की है या जस्ट मैग्नेटिक फील्ड की है, तो हमने दोबारा से ये वाला फॉर्मूला लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से? यहाँ पे जो B है मतलब मैं जो चाह रही हूँ कि सारी जो इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में आ जाए। आप चाहें तो इसको मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे B की जगह क्या पुट कर देना है? B की जगह आ जाएगा EM/C, ठीक है। इस B की जगह EM/RMS/C हमने जब पुट किया तो E² और डिनोमिनेटर में C आ गया। अगर आप इसको इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करना चाहें दैन हम क्या करेंगे? इस EM की जगह CBM लिख देंगे तो B² C ऊपर और नीचे μ0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।